नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है शारदा सदन ग्रुप ऑफ एजुकेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हमने पहले वाले वीडियो में जनसंख्या के बारे में देखा था कि जनसंख्या को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, जनसंख्या क्या है, जनसंख्या का वितरण क्या है और भारत में किस प्रकार से जनसंख्या का वितरण है, ये हमने देख लिया था। आज देखते हैं हम जनसंख्या का घनत्व, यानी कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। तो जनसंख्या घनत्व की जो परिभाषा होगी वो ये है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। देखिए, प्रति वर्ग किलोमीटर एक क्षेत्रफल है, यानी कि ये एक वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। 1 किलोमीटर इधर है, एक इधर है, एक इधर है और एक इधर। ये जो क्षेत्रफल है, यहां पर कितने लोग निवास कर रहे हैं, इन लोगों की कुल संख्या को, किसको, कुल संख्या को क्या कहेंगे, जनसंख्या घनत्व कहेंगे। अर्थात परिभाषा ये हो जाएगी, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहेंगे, हमें जनसंख्या घनत्व कहेंगे। क्या कहेंगे, अर्थात प्रति इकाई क्षेत्रफल पर निवास करने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं, हमें जनसंख्या घनत्व कहते हैं। प्रति इकाई कोई भी इकाई हो सकती है, प्रति वर्ग किलोमीटर हो सकता है, तो हमने क्या कह दिया, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहेंगे, जनसंख्या घनत्व कहेंगे। अब हम देखते हैं भारत में जनसंख्या घनत्व किस प्रकार से है, कि कौन से स्थानों पर जनसंख्या घनत्व अधिक है, कौन से स्थानों पर जनसंख्या घनत्व कम है। और यह भी देखेंगे साथ साथ में कि जिन स्थानों पर जनसंख्या घनत्व कम है वो किन कारणों से है, और जहां जनसंख्या घनत्व है अधिक है वो किन कारणों से है। 2011 की जनगणना की बात करें हम, कौन सी जनगणना, 2011। 2021 की जनगणना हुई है क्या, जनगणना 10 साल से होती है, 2021 की जनगणना नहीं हुई है अभी। किसकी वजह से, कोरोना की वजह से 2021 की जनगणना नहीं हो पाई है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यदि भारत के जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं हमें, तो भारत में कितना जनसंख्या घनत्व है, 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। यानी कि एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं, 382 व्यक्ति निवास करते हैं। यह संपूर्ण भारत का क्या है, औसत घनत्व है। राज्य स्तर पर जनसंख्या के घनत्व में बहुत विषमताएं पाई जाती हैं, यानी कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि राजस्थान में भी 382 व्यक्ति हैं, अरुणाचल प्रदेश में भी 382 व्यक्ति हैं, या महाराष्ट्र में भी 382 व्यक्ति है। ऐसा नहीं है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अलग अलग प्रकार से पाया जाता है। अर्थात हम यूं कह सकते हैं कि जनसंख्या घनत्व में काफी विषमताएं देखने को मिलती हैं। अरुणाचल प्रदेश में मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। जो हमारा राज्य है, पूर्वोत्तर राज्य है, कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में कितना जनसंख्या घनत्व है, मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अर्थात देश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहां पाया जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाएगा। कौन से राज्य का है, अरुणाचल प्रदेश राज्य का है। जबकि बिहार में यह घनत्व 1006 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। बिहार का यदि जनसंख्या घनत्व देखें तो बिहार में कितना है, 1106 व्यक्ति, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर
जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। कहां पर? बिहार में। कहां पर पाया जाएगा? और ये भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्या है? राज्य है। अर्थात भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कौन से राज्य में है? बिहार में। अब अलग अलग क्या हुआ? किसी की समस्या है तो वो मेरे को बता सकता है। अभी तक दो चीजें बताई है मैंने जनसंख्या घनत्व के बारे में। सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में और सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार में है। इनके आंकड़े भी याद रखने हैं। अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं, जबकि बिहार में 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। केंद्र शासित प्रदेशों में यदि देखें तो दिल्ली हमारा केंद्र शासित प्रदेश है और भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में ही पाया जाता है, जो कितना है? 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कहां का है ये? दिल्ली का है। और दिल्ली एक क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मात्र कितना जनसंख्या घनत्व है? 46। अर्थात सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कहां स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह? है बंगाल की खाड़ी में। कहां पर है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और लक्षद्वीप, लक्षद्वीप कहां है? अरब सागर में स्थित है। ठीक है भैया। प्रायद्वीपीय भारत में केवल केरल राज्य का ही जनसंख्या घनत्व अधिक है। प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत किसको कहेंगे हमें? जो तटवर्ती जो राज्य है, पश्चिमी तटवर्ती और पूर्वी तटवर्ती। अब पश्चिमी तटवर्ती पर एक राज्य है केरल, जिसका सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। हम केवल तटवर्ती राज्यों का यानी प्रायद्वीपीय भारत का, भारत को जो भूआकृतियों में विभाजित करते हैं, एक भूआकृति है प्रायद्वीपीय भारत। इस प्रायद्वीपीय भारत में केरल जो राज्य है उसका जनसंख्या घनत्व पाया जाता है 860 है। 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है। और इसके बाद में दूसरा नंबर आता है तमिलनाडु का, जहां पर कितना है? 555 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। ये जो अलग अलग जनसंख्या घनत्व पाया जा रहा है, ये किन कारणों से पाया जा रहा है? या तो भौतिक स्वरूपों के कारण से पाया जा रहा है, या वहां की जलवायु, या वहां की प्रकृति, इनके कारण जनसंख्या घनत्व अलग अलग पाया जा रहा है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जनसंख्या वितरण को जो कारक प्रभावित कर रहे हैं वो ही कारक जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करेंगे। जैसे भौतिक कारक प्रभावित कर रहे थे, तो भौतिक कारक इनको भी प्रभावित कर रहे हैं, जनसंख्या घनत्व को भी। जैसे हमने उसकी स्थलाकृति देखी, जल की उपलब्धता देखी, जलवायु देखी। ठीक है। तो ये कारक भी जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करते हैं। जलवायु अच्छी रहेगी तो लोगों की संख्या अधिक होगी, यानी जनसंख्या का वितरण अधिक होगा। अब जनसंख्या का अधिक वितरण होगा तो जनसंख्या घनत्व भी क्या होगा? अधिक होगा। उसी प्रकार से कहीं पर जल उपलब्धता है, ठीक है, जल की उपलब्धता है तो जनसंख्या ज्यादा निवास करेगी। ठीक है। उसी प्रकार से यदि वहां पर मृदा उपजाऊ है तो जनसंख्या अधिक निवास करेगी। ये सारे कारक किस में आते हैं? भौतिक कारक में। उसी प्रकार जो सामाजिक कारक हैं, सांस्कृतिक कारक हैं, आर्थिक कारक हैं, ये सारे कारक जनसंख्या वितरण और जनसंख्या घनत्व को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। यदि ये कारक मानव के अनुकूल मिल रहे हैं तो वहां जनसंख्या
का घनत्व अधिक होगा, यदि मानव के प्रतिकूल मिलते हैं तो जनसंख्या घनत्व कम होगा। ठीक है। पर्यावरण की विपरीत दिशाओं के कारण उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी भारत के राज्यों की जनसंख्या घनत्व बहुत ही कम पाया जाता है। हमने ये देखा कि जो उत्तरी और उत्तरी पूर्वी राज्य हैं, इनमें क्या है, पर्यावरण की विपरीत दशाएं पाई जाती हैं। जैसे उत्तरी और उत्तरी पूर्वी राज्यों में, ज्यादातर राज्यों में एक तो पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। दूसरा, इनमें संघनन वनस्पति पाई जाती है। तीसरा, उत्तरी पूर्वी राज्यों में वर्षा भारी होती है, ज्यादा होती है। इनकी वजह से जनसंख्या यहां पर बहुत ही कम निवास करती है, और जनसंख्या का वितरण यदि कम होगा तो जनसंख्या घनत्व में भी क्या आएगी, कमी आएगी। इन राज्यों में देखिए, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, सिक्किम है, मिजोरम है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, त्रिपुरा है। तो ये सारे जो राज्य हैं ये उत्तरी और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जिनमें जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। यदि हम इसके विपरीत लें कि भारत का जो उत्तर के विशाल मैदान और भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र हैं, भारत के कौन से प्रायद्वीपीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। जैसे उत्तर के विशाल मैदान है, उत्तर के विशाल मैदानों में बिहार आता है, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का कुछ हिस्सा, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा। ये जो राज्य हैं, इन राज्यों में जनसंख्या घनत्व अधिक देखने को मिलेगा। जैसे हमने अभी बात की कि बिहार में 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, तो बिहार किस में है, उत्तरी विशाल मैदानों में है। ठीक है, उसी प्रकार से हमने केरल का जनसंख्या घनत्व देखा, कितना था, 855 था। ठीक है, 860 था। उसी प्रकार से हमने जो प्रायद्वीपीय भारत में देखा कि जनसंख्या घनत्व है, वहीं उत्तर के विशाल मैदान वाले राज्यों में जनसंख्या घनत्व अधिक है। तो यहाँ क्यों है, यहाँ पर जो पर्यावरणीय दशाएं हैं वो मानव के क्या है, अनुकूल है। जो भौतिक कारक हैं वो मानव के क्या है, अनुकूल है। अर्थात मृदा उपजाऊ है, जल की उपलब्धता है, समतल मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो कारक है ये। और दूसरा कारक जैसे सांस्कृतिक और सामाजिक कारक भी अच्छे हैं। उसी प्रकार से जो आर्थिक कारक है, आर्थिक कारकों में खनिज आ जाएगा, उद्योग आ जाएंगे। ठीक है, परिवहन के साधन आ जाएंगे। तो इन राज्यों में इनकी उपलब्धता के कारण जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। ये बात हुई हमारी जनसंख्या घनत्व की। जबकि इसमें और दे लिए मध्य प्रदेश मध्य भारत तथा प्रायद्वीपीय भारत में मध्य दर्जे के जनसंख्या घनत्व पाए जाते हैं। जो भारत का मध्य भाग है, जैसे मध्य प्रदेश है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, ठीक है, आंध्र प्रदेश है, जो ये राज्य हैं इनमें आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, ठीक है, कर्नाटक, ये जो राज्य हैं इनमें जनसंख्या घनत्व ना तो अधिक है और ना ही कम है। ठीक है, अधिक भी नहीं है तो कम भी नहीं है, मध्यम प्रकार का जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। इन्हीं में शामिल हो जाएगा हमारा राजस्थान, क्योंकि राजस्थान का भी भौतिक स्वरूप मानव के अनुकूल नहीं है, क्योंकि थार का मरुस्थल है यहाँ पर। ठीक है, जलवायु अनुकूल नहीं है, इसलिए जनसंख्या घनत्व क्या पाया जाता है, मध्यम पाया जाता है। और उच्च घनत्व वाले प्रदेश मैंने आपको बताए, उत्तर के विशाल मैदान है जिनमें उच्च जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व से ही संबंधित हम एक प्रश्न आता है कि मान लीजिए कोई क्षेत्र है ए, इस क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है कितना है, 2500 किलोमीटर है, 250 किलोमीटर मान लेते हैं हम।
कितना मान लिया हमें? 250 वर्ग किलोमीटर है। यहां पर जो जनसंख्या है वो है 5000 जनसंख्या है। कितनी है? 5000 व्यक्ति निवास करते हैं। अब हमारे को यह कहा जाए कि एक क्षेत्र का जनसंख्या क्या निकालो? घनत्व। तो हम कैसे निकालेंगे? मान लीजिए 250 वर्ग किलोमीटर पर कितने लोग रह रहे हैं? 5000। ठीक है, तो एक वर्ग किलोमीटर पे कितने रहेंगे? 5000 बटा 250। इसको हल कर लीजिए। ठीक है, तो कितना आ गया? 20 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना आ गया? 20 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यह आपका क्या आ गया? जनसंख्या घनत्व। आपकी जो बोर्ड क्लास है उनमें काफी बार दिया गया है ये पर्सन इस तरीके से बना देगा, किसी भी क्षेत्र का नाम लिख देगा और कहेगा कि इस क्षेत्र का क्षेत्रफल इतना है और यहां जनसंख्या इतनी निवास कर रही है। तो आप इसका क्या निकालिए? जनसंख्या घनत्व निकालिए। ठीक है, इससे क्या निकला हमारे पास में? जनसंख्या घनत्व का सूत्र निकल गया। क्या है जनसंख्या घनत्व का सूत्र? यानी कि जनसंख्या बटा क्षेत्रफल। क्या है इसका सूत्र? जनसंख्या घनत्व का सूत्र क्या है? जनसंख्या बटा क्षेत्रफल। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि जनसंख्या घनत्व को परिभाषित करते हुए इसका सूत्र लिखिए। तो जनसंख्या घनत्व की परिभाषा क्या होगी? प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व। और जनसंख्या घनत्व का सूत्र क्या हो जाएगा? जनसंख्या बटा क्षेत्रफल। ठीक है, अब हम बात करेंगे जनसंख्या वृद्धि की। किसकी बात करेंगे? जनसंख्या वृद्धि। दो विभिन्न समय बिंदुओं के मध्य जनसंख्या के होने वाले शुद्ध परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि। दो समय के अंतराल में, दो समय है हमारे पास। एक मान लीजिए 2001 का है। ठीक है, एक है 2011 का। ठीक है, 2001 में किसी क्षेत्र की जनसंख्या थी 5000 और 2011 में जनसंख्या हो गई 5200। ठीक है, तो दो समय अंतराल हो गए हमारे पास में। किसी दो समय में उसके अंतराल के दौरान जनसंख्या में हुए परिवर्तन को क्या कहेंगे? जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, 2001 में कितनी थी? 5000। 2011 में कितनी हो गई? 5200। जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई? 200। जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई? बात तो यही है ना कि दो समय अंतराल में जनसंख्या में आए परिवर्तन को क्या कहेंगे? जनसंख्या वृद्धि।
भाई दो समय अंतराल है हमारे पास में, दो समय के अंतराल है हमारे पास में, एक 2001 है, एक 2011 है। इनमें पहले में 2001 में 5000 थी, 2011 में 5200 जनसंख्या थी। इस समय अंतराल में जो जनसंख्या में परिवर्तन आया है, जनसंख्या में परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ? कितने का हुआ है? तो 200 क्या आ गई हमारे पास में? जनसंख्या वृद्धि। हम बात करें 2001 की और एक बात करते हैं हम 2011 की। यहां हमारे पास में जनसंख्या थी 10,000, कितनी थी? और यहां हमारे पास में जनसंख्या रह गई 9,000। जनसंख्या वृद्धि हुई क्या? जनसंख्या वृद्धि हुई। जनसंख्या वृद्धि क्या हुई है? हुई है जनसंख्या वृद्धि। कैसे? जनसंख्या वृद्धि की क्या परिभाषा थी? दो समय के अंतराल में जनसंख्या में आए परिवर्तन को क्या कहेंगे? भाई दो समय का अंतराल है कि नहीं है? कितने साल का है? 10 साल में जनसंख्या में परिवर्तन हुआ है क्या? कुछ कितने का हुआ? 1000 का हुआ है ना परिवर्तन। तो 1000 क्या है? ये जनसंख्या वृद्धि है। क्या है ये? अभी आप अपने दिमाग में लगा रहे होंगे कि जनसंख्या वृद्धि, वृद्धि का मतलब क्या होता है? बढ़ना। ठीक है, तो बढ़ी तो नहीं भाई, घट गई है तो वृद्धि है क्या? नहीं है ना। लेकिन जनसंख्या वृद्धि है। ये जनसंख्या वृद्धि दो प्रकार की होती है। एक तो होती है धनात्मक और एक होती है ऋणात्मक। कैसी होती है? धनात्मक और ऋणात्मक। पहले वाला उदाहरण लिया था वो तो क्या था? धनात्मक का। अब वाला जो उदाहरण है वो कैसा है? ऋणात्मक वृद्धि का। अर्थात दो वृद्धि हो गई, धनात्मक वृद्धि और ऋणात्मक वृद्धि। तो ये जो वृद्धि हुई है ये कैसी वृद्धि है? ऋणात्मक वृद्धि है। वृद्धि की परिभाषा से ज्ञात कीजिए आप। वृद्धि की परिभाषा यही बोल रही है कि दो समय के अंतराल में जनसंख्या में आए परिवर्तन को क्या कहेंगे? जनसंख्या वृद्धि कहेंगे। चाहे वो जनसंख्या कम हो और चाहे ज्यादा हो। कम होगी तो ऋणात्मक वृद्धि कहेंगे और ज्यादा होगी तो धनात्मक वृद्धि कहेंगे। समझ में आ गई ये बात? अब देखें हम जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि। क्या देखें? जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि। कौन सी वृद्धि? वास्तविक वृद्धि। शब्दों पे मत जाना भाई, कोई गलत भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि मैं कोई विशेष हिंदी का नहीं हूं। ठीक है ना। वास्तविक वृद्धि क्या होगी? यदि हम जन्म में से क्या निकाल दें? मृत्यु। और इनमें क्या जोड़ दें? अप्रवास। अप्रवास तो जोड़ दे और घटा दे क्या? उत्प्रवास। क्या घटा दे? उत्प्रवास। इसको क्या कहेंगे हमें? वास्तविक वृद्धि। क्या कहेंगे? वास्तविक वृद्धि। यानी कि दो समय अंतराल में कितने लोगों ने जन्म लिया? कितने लोगों ने जन्म लिया? मान लीजिए जन्म लिया 200 ने। उस समय के दौरान कितने लोग मर गए?
10 मर गए, 500 मरेंगे, कहां से मरेंगे? 200 तो है ही। 200 ने जन्म लिया और 10 200 में से नहीं मरे, पूरी जनसंख्या में से मर रहे हैं। ठीक है, 200 ने नया जन्म लिया, 10 मर गए। हमारे पास में बाहर से 5 व्यक्ति आ गए। अप्रवास का मतलब है दूसरे क्षेत्र से आ जाना। 5 व्यक्ति आ गए और हमारे उस क्षेत्र से 2 व्यक्ति बाहर चले गए, यानी कि उनका क्या हो गया? उत्प्रवास। कितनी वास्तविक वृद्धि क्या होगी? 200 में से 10 गए, 190, 190 में 5 जोड़े 195, और 195 में 2 निकल गए तो कितना हो गया? 193। तो वास्तविक वृद्धि कितनी आ गई हमारे पास में? 193। पर्सन कहीं भी घुमा फिरा के कहीं भी दे सकता है। तो वास्तविक वृद्धि कौन सी होगी? जिसमें जन्म में से क्या कर दे? मृत्यु घटा दे, उसमें अप्रवास जोड़ दे और उत्प्रवास को घटा दे। ठीक है, कौन सी वृद्धि कहलाएगी? वास्तविक वृद्धि कहलाएगी। हम बात करें जनसंख्या वृद्धि दर की। ठीक है, किसी विशेष क्षेत्र में विशेष समयावधि में होने वाले जनसंख्या परिवर्तन को जब प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है उसे जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। परिभाषा क्या है? किसी विशेष क्षेत्र में, एक क्षेत्र है हमारे पास में, उस क्षेत्र में एक विशेष समयावधि हो, यानी कि जैसे उस क्षेत्र में हमने देख लिया कि 2020 में कितने थे, 2022 में कितने हैं, एक विशेष समयावधि हो गई, एक विशेष क्षेत्र हो गया। उस विशेष क्षेत्र का विशेष समयावधि में, ठीक है, होने वाले जो जनसंख्या में परिवर्तन आया है, जनसंख्या में क्या आया है? परिवर्तन। और उस परिवर्तन को हम किस में प्रदर्शित कर दें? प्रतिशत में प्रदर्शित कर दें, तो वो क्या कहलाएगी? जनसंख्या की वृद्धि दर कहलाएगी। वृद्धि नहीं कहलाएगी, जनसंख्या की वृद्धि दर कहलाएगी। समझ में आई ये बात? किसी विशेष क्षेत्र में विशेष समयावधि के दौरान जनसंख्या में आए परिवर्तन को यदि प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है तो उसे जनसंख्या वृद्धि दर कहेंगे। क्या कहेंगे? जनसंख्या वृद्धि दर कहेंगे। ठीक है, यह बात हुई जनसंख्या वृद्धि दर की।